देखिए, एनवायरमेंट इकोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, पढ़ना क्या है इसके अंदर। पहले तो आपको मैं वो सिलेबस जो है ना वो बता दूं। यहाँ पर आपको सिलेबस की फॉर्म में ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये पढ़ने हैं मेन, जिनके ऊपर क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। जैसे एनवायरनमेंट के लिए आपसे नॉर्मल से कॉन्सेप्ट, कुछ टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को पढ़ना है, क्योंकि टर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं। फूड चेन, बायोटेक, पिरामिड्स क्या होते हैं, साइकिल कौन सी है, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, ये थोड़ी बहुत चीजें, कुछ कुछ आप वैसे भी पढ़ चुके हो, कुछ कुछ टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर इसके बाद आपको इसमें बायोडाइवर्सिटी पढ़नी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चंस अच्छे आते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे कंजर्व किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। ठीक है, इस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट के रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से टॉपिक, जैसे कि ओजोन होल, एसिड रेन, क्योंकि ओजोन या ओजोन होल पे क्वेश्चन आने का चांस है। फिर इसके अलावा एनवायरनमेंट रिलेटेड कौन कौन सी चीजें, या फिर क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी आपके एग्जाम में लिखा, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ। तो क्लाइमेट चेंज में क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स अब तक हो चुके हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, ठीक करने के लिए। और साथ ही साथ एनवायरनमेंट रिलेटेड कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रीटीज साइन हुए हैं, इंडिया की कौन सी हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए कौन सी चीज की गई है, इनको कवर अप करेंगे। और इससे देयर इज अ चांस कि 4 to 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चन आने के चांसेस इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, तो उनको ही हम कवर करेंगे। तो ये सिलेबस है, टॉपिक है कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। बाकी एनवायरनमेंट वो हम स्टार्ट करते हैं। इनमें से कुछ चीजें तो वैसे आपको आती भी होंगी, कुछ यहाँ पर आपने पढ़ी हुई है चीजें। बाकी इसको हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। सबसे पहली चीज, एनवायरनमेंट जिस सराउंडिंग्स में हम लोग रहते हैं, जिसमें सारी चीजें प्रेजेंट है, जिसमें बायोटिक, ए बायोटिक दोनों तरीके के लोग रहते हैं। बायोटिक, बायोटिक जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ए बायोटिक जो नॉन लिविंग है। ये तो आई थिंक सबको पता होगा। जो बायोटिक होते हैं उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो कि लिविंग है। और ए बायोटिक जो कि नॉन लिविंग है। सारे तरीके के लोग प्रेजेंट होते हैं, और ये सभी हम एक कहते हैं एनवायरनमेंट। और इसी एनवायरनमेंट की स्टडी को, जो हम स्टडी करके हम एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं, उसे कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, ऐसे ही आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी यही चीज है कि हम लोग जो इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, नेचुरल तरीके का इकोसिस्टम है। यहाँ पे टेरेस्ट्रियल, मरीन, सारे तरीके के लोग रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, मैं जूम कर देती हूँ। ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी आपको, क्योंकि इसमें कुछ लिखने वाला नहीं है, ये अभी तो समझने वाला है, लिखने वाला आगे आएगा। इकोसिस्टम में आपको यहाँ पर जो है दो तरीके की चीजें मिलेंगी, एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, ठीक है, ये इकोसिस्टम जो दो चीजें होती हैं, नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो नेचुरली हमें यहाँ पर मिल रहा है, वो चीजें जो हमें नेचुरली ही जो मिली है चीजें, वो हो गई नेचुरल। आर्टिफिशियल जिसको हमने सेटअप किया है, लैब्स हो गई, इन सबको हमने सेटअप किया है। और नेचुरल जैसे कि डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, आपको पता है ये चीजें नेचुरली ही बनी हुई हैं। ठीक है, तो वो नेचुरल जो चीजें बनी हुई हैं उसको हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं।
ठीक है, ये जरूर अब आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, इसको बना लो ऐसे करके। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन, इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर सारे लोग एक साथ रहते हैं। जहां पर रहते हैं उन जगह को ही हम कहते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, और एक्वाटिक ये भी आपको आई थिंक पता होगा, फ्रेश वाटर में रहते हैं, मरीन ओशन या सी में रहते हैं, ये भी आपको पता होगा। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट ये तो आपको पता है। आप लोग इसको फ्लो चार्ट को बना लीजिए। ठीक है, इकोसिस्टम फर्स्ट टाइम जो ये वर्ड है इसको कॉइन किया था A.G. टैंगस्ले ने। ठीक है, ये जो टर्म है इकोसिस्टम, इसको भी लिख लीजिए। दिस टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को कॉइन किया था पहली बार, किसने किया था? A.G. टैंगस्ले ने, 1935। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। और इन्हीं के हिसाब से जो है हमारे यहाँ पे दो तरीके का इकोसिस्टम होना चाहिए, इन्होंने ही ये चीज बताई थी। ठीक है, इन्होंने ही इस चीज को समझाया था कि हमें इकोसिस्टम को जो है कंजर्व भी करना है। ठीक है, और किस तरीके से हमें इकोसिस्टम में रहना है सबके साथ। ठीक है, और इन्होंने ही इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए, कंजर्व करने के लिए पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे अभी, इकोसिस्टम को मैनेज और कंजर्व करने का क्या मतलब है। इसको लिखेंगे फटाफट से। अब देखेंगे आगे, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब जो क्वेश्चन आता है वो आगे पूछा जाता है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या है। अब ना ये जो पढ़ना है हमें नेक्स्ट, वो इन्हीं के बारे में पढ़ना है जो आपके सामने है। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसी को फ्लो चार्ट से समझेंगे। पहले तो होता है बायोटिक या एबायोटिक। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग में ही हम क्लासिफाई करने वाले हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। जिसके अंदर क्या क्या आता है, लिविंग में क्या, जो लिविंग है उसमें क्या क्या आएगा? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। आई थिंक सब लोगों ने ये नाम जरूर सुने होंगे, इनको हम डिटेल में समझने वाले हैं। ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, सेफ्रोट्रॉप्स, ये सारे वो नेम्स हैं जो जिंदा इकोसिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, जैसे प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स। ठीक है, ये सारे यहाँ पर, अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात करूं, टेरेस्ट्रियल का मीनिंग पता होगा, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड। तो लैंड पे जो है वो ग्रीन प्लांट्स जो है हमारे, वो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि इनकी वजह से ये प्रोड्यूस करते हैं, देन वी कैन ईट। तो ये हो गए प्रोड्यूसर्स। तो इकोसिस्टम में पूरी पूरी चेन को बनाने के लिए, फूड को प्रोड्यूस करके बाकी इकोसिस्टम को चलाने के लिए जो है वो कौन होते हैं यहाँ पर? प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल में। वही अगर मैं बात करूं वाटर में, वाटर में कौन होंगे? वाटर में होते हैं एल्गे। ठीक है, वाटर में इस चीज को प्रोड्यूस करने वाले हैं एल्गे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर, ये अभी मैं आपको लिखवाऊंगी पूरा, बायोटिक ए बायोटिक अभी पूरा हम लिखेंगे। ये सिर्फ अभी आपको इस डायग्राम को समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं लिखवाने वाली हूँ पूरा, यहाँ पर देख लो। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि
खुद से अपने खाने को प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रॉप्स जिनको हम कहते हैं, ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं अपना खाना, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स हो गए टेरेस्ट्रियल में, लैंड के ऊपर, और बैक्टीरिया एल्गे हो गया वाटर में, वाटर में एल्गे प्रिपेयर करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है भाई। तो एक ये याद रखिएगा। ऐसे ही सेकंड होते हैं कंज्यूमर्स, इसी में बायोटेक के अंदर कंज्यूमर्स, हम जैसे लोग जो कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट है खाने को प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज यहां पर वी आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओन फूड। खुद का खाना बनाने के लिए हम लोग कैपेबल अभी नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई वी डिपेंडेंट अपॉन अदर टू प्रोड्यूस दी फूड। उन्हें कहते हैं कंज्यूमर्स, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम होता है हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। इन्हीं का दूसरा नाम है हेट्रोट्रॉफ्स। ये है हेट्रोट्रॉफ्स, चाहे कैसे भी हम उनसे खाना लें, चाहे फीड करके, कैसे भी बैठ करके लें, उनसे ऑब्टेन करें, कैसे भी करें, इट ओनली कंसर्न्स विद दी, हम लोग उनसे जो है अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, उसे कहते हैं हम हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स भी तीन तरीके के होते हैं। देखिए, ये आपको टर्म्स बेसिकली याद रखनी है। सबसे पहले आपने देखा बायोटिक। बायोटिक जो था, इसमें आपने पढ़े लिविंग आते हैं। लिविंग के अंदर आपने पढ़े तीन कैटेगरीज हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स। कंज्यूमर्स जो खाना खुद नहीं बना सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। देखो नाम से समझ में आ रहा है ना, प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम मतलब कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम भी तीन तरीके के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, ठीक है। कंज्यूमर्स भी तीन कैटेगरी के, हर्बी, कार्नी और ओमनी। आई थिंक सो ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। हर्बीवोरस जो कि सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं, ठीक है। जो शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स एंड प्लांट्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही ईट करते हैं। मैडम कार्नी, थोड़ा इनमें एग्जांपल देना। हाँ एग्जांपल दे रही हूँ। कार्निवोरस विच ईट अदर एनिमल्स, जो एनिमल्स खाते हैं, सिर्फ एनिमल्स। और ओमनिवोरस जो दोनों, दे कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। एनिमल और प्लांट्स दोनों के टिश्यू को जो ईट कर सकते हैं, उन्हें ओमनिवोरस कहते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस आपको पता है, जो हमेशा ही कुछ ना कुछ जो है प्लांट बेस्ड की डाइट्स पे रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ मैं एग्जाम्पल। हर्बीवोरस का एग्जाम्पल काऊ, बफेलो, शीप, स्क्विरल, ठीक है।
ये कुछ एग्जाम्पल है हर्बीवोरस और कार्निवोरस हर्बीवोरस के। कार्निवोरस के एग्जाम्पल ले लो जो कि एनिमल बेस्ड डाइट खाते हैं, जो दूसरे ही एनिमल्स को खाने वाले हैं, टाइगर, लायन। इंसान तो दोनों में ही आता है क्योंकि इंसान दोनों चीजें ही खा लेता है। और ओमनीवोरस ये फ्लेक्सिबल है, ये कुछ भी खा सकते हैं, जिनको जो मिलेगा वो खा लेंगे, जैसे कि सारे रेप्टाइल्स हो गए। रेप्टाइल समझते हो ना, जो रेंगते हैं, विच क्रॉल, और मैमल्स। ठीक है, जितने भी मैमल्स हैं वो भी इसी में आते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको लिख लीजिए। गोट भी आ सही आ जाएगी हर्बीवोरस में। गोट, स्क्विरल, शीप, बफेलो। ठीक है भाई, इनके बीच में बेसिकली डिफरेंस वगैरह याद नहीं रखने, एनिमल्स के नाम, थोड़े से आइडिया, और ये होते कौन है। अगर एग्जाम में कल को क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर, तो आपको आ जाएगा कि भाई ये इसका है तो इसका मतलब इसमें ये आंसर आना चाहिए। अगर आपको इसमें डेफिनेशन पता होगी तो इजी हो जाएगा करना। डेफिनेशन जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत साल पहले पढ़ी थी ना, तो अब दिमाग में रहती नहीं, अब भूल जाते हैं। बहुत टाइम हो गया इन सबको पढ़े हुए आपको। मैम होलोजी किसको कहते हैं? होलोजेक की भी लिखवा देती हूँ। होलोजोइक बेसिकली एक न्यूट्रिशन होता है जो कि ऑब्टेन किया जाता है हर्बीवोर, जो कार्निवोरस होते हैं उनसे। होलोजोइक बेसिकली एनिमल्स के द्वारा ऑब्टेन किया गया सॉलिड या लिक्विड ऑर्गेनिक मैटर है, उसे कहते हैं होलोजोइक। होलोजोइक बेसिकली एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि हम फूड को प्रोक्योर कर रहे हैं। ऑब्टेन, प्रोक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन करना। तो फूड को ऑब्टेन किया जाता है जब वो किसी भी, मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके का ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटेक जब होता है। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके का ऑर्गेनिक सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है। ऑलमोस्ट ये चीज कार्निवोरस और ओमनीवोरस में देखने को मिलती है। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है एक न्यूट्रिशन जैसा एक वर्ड है जिसके अंदर कि हम कोई भी सॉलिड या कोई भी लिक्विड किसी भी तरीके से हम जो है फूड का इनटेक करते हैं। एक न्यूट्रिशन का तरीका है, फूड प्रोक्योर, फूड ऑब्टेन, फूड न्यूट्रिशन का एक तरीका है ये। और ये अमीबा है, अमीबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अमीबा इसी को फॉलो करता है। पहले प्रोसेस उसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स तरीके से वो फूड को अपना डाइजेस्ट करता है। पहले इंजेशन करता है, डाइजेशन करता है, एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट करता है। एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को वो इनटेक करता है, सॉलिड या लिक्विड, उसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर पूछता भी है होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरामीशियम करता है, बिल्कुल सही। इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रोसेस है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है उसके अंदर। मैम जो प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकेंडरी कार्निवोर्स आते हैं मैम, उसमें कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल? उन्हें उन्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस, इससे ज्यादा एक आधा क्वेश्चन कभी पूछ लेंगे। लिखना चाहते हो तो मैं लिखवा देती हूँ ये टॉपिक, आप लोग हेडिंग बना लो। प्राइमरी कार्निवोर्स आर आल्सो कॉल्ड हर्बीवोरस। हाँ, प्राइमरी कार्निवोरस और आल्सो कॉल्ड हर्बीवोरस। और जो कि
ऐसे एनिमल्स जो दे माइट कैन इंक्लूड प्लांट ईटिंग, मतलब वो प्लांट्स को भी ईट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी कार्निवोरस। लेकिन ये है कि आज के समय में इसको इतना डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है कि प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। इसको इतना डिटरमाइन करना आज के समय में उतना पॉसिबल है नहीं, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए जिससे क्वेश्चन बन सकता है। हाँ भाई, तो यहाँ तक आपने देखा अभी प्रोड्यूसर्स देखे और एक कंज्यूमर्स देखे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। एंड अब इसके बाद आते हैं डीकम्पोजर्स, थर्ड कैटेगरी। डीकम्पोजर्स को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। डीकम्पोजर्स जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं और फिर उसको किसी और फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। इसका भी लिख लो एक बार, क्या होते हैं ये डीकम्पोजर्स, जिनको सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लिविंग कंपोनेंट है जो वेस्ट और डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं। दे ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल एंड डेड ऑर्गेनिज्म। ये उन्हीं पे यहाँ पर जो है, ये जो है लोग हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे ही फीड करते हैं। दे फीड ऑन डिकेइंग डेड, ठीक है, सड़े हुए या डेड हो चुके ऑर्गेनिक मैटर पे ही बैठते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि आपको सुना है आप लोगों ने अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म हो गए, बीटल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, इस तरीके के जो स्पीशीज होती हैं ये सारी इसी कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। इनमें बीटल क्या होता है? बीटल्स कीड़े मकोड़े, एक तरीके से बीटल्स आर लाइक द कीड़े मकोड़े, ठीक है। बीटल्स जो चींटियां कीड़े वो जो छोटे छोटे से होते हैं उन्हें हम कहते हैं बीटल्स। तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये होते हैं डीकम्पोजर्स। तो बेसिकली व्हाट आर डीकम्पोजर्स? डीकम्पोजर्स आर द मटेरियल, आर द लिविंग कंपोनेंट जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन करके किसी नए फॉर्म में चेंज करके जो भी रिमेन्स पड़े होते हैं, रिमेन समझते हो ना, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म का रिमेन होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो जो ये डेड ऑर्गेनिज्म है ये रिसाइकिल नहीं हो पाएंगे ना, इनका और इनका मटेरियल रिसाइकिल नहीं हो पाएगा। इसलिए ये वाले ऑर्गेनिजम्स का होना भी बहुत जरूरी है, डिकम्पोजर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिकम्पोजर्स ही दोबारा से रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं और यही जो है वापस से ऑर्गेनिक मटेरियल डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये डिकम्पोजर्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इनको याद रखिएगा, डीकम्पोजर्स। तो बायोटिक के अंदर जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है डीकम्पोजर्स की या सेप्रोफाइट्स की, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है हु प्ले अ
play a vital role in recycling nutrients. न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में कौन सबसे ज्यादा मदद करता है? तो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं डीकम्पोजर्स या फिर सेप्रोफाइट्स। जिसको जो भी डाउट है वो अपना चैट बॉक्स में करके पूछ ले, ठीक है। मुझे कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने में दिक्कत हो जाती है, और अभी भी 2-3 स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है कि अनम्यूट मत करवाइए मैम किसी से भी। तो आप लोग अपना जो भी डाउट है वो अपना लिख के मुझसे पूछ लीजिए। एवरीवन पे मत लिखिए, तब बाकी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। फिर जो भी बात है, जो भी कुछ भी है, आप मुझे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी बायोटिक की याद रखनी है कंपोनेंट्स में। सबसे पहला प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स। ठीक है। ऐसे ही आपको एबायोटिक पे आना है। अब नेक्स्ट इज एबायोटिक। जो नॉन लिविंग है उनमें क्या क्या चीजें आती हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे धरती के ऊपर? बहुत ही सारे हैं, ठीक है। एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि एयर, लाइट, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जैसे इसके अंदर आपके सामने एग्जाम्पल है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए एक तो। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में रेन, बारिश, लाइट, विंड, टेम्परेचर, ये हो गए, ठीक है। इडेफिक फैक्टर्स जिसके अंदर हमारा सॉइल, पीएच, मिनरल्स, टोपोग्राफी, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। ये आपको याद रखना है इकोसिस्टम में। तो ये इस टाइप की चीजें पूछी जाती है। ए बायोटिक कंपोनेंट क्या है, कोई भी नाम देके पूछ लेंगे, ठीक है। वो पूछेंगे फिर क्या इसमें आता है, ये कौन से किस चीज का पार्ट है, ऐसा पूछ लेंगे। तो ए बायोटिक याद रखिएगा। ए बायोटिक कंपोनेंट्स में क्लाइमेटिक फैक्टर है, रेन, लाइट, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सारी चीजें भी प्रेजेंट है ना, ये चीजें हो गई। ऐसे ही इडेफिक फैक्टर्स हम कहते हैं सॉइल, पीएच। पीएच का नाम जरूर सुना होगा, सब लोगों ने पता होगा, अपना पढ़ी होंगी ये चीजें, पीएच वगैरह, ठीक है। और टोपोग्राफी, ये सारी चीजें याद रखिएगा। क्लाइमेटिक और इडेफिक फैक्टर्स ये याद रखना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना डिटेल में पूछते नहीं है इसके अंदर। तो बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जिसमें सारे लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। एंड एबायोटिक जिसमें क्लाइमेटिक और इडेफिक दोनों फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? इसमें आप क्लाइमेटिक में ह्यूमिडिटी भी ऐड कर सकते हो। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, ठीक है। एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। और पूरे एयर में जो यहाँ पर ये रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर हम देख रहे हैं, सब एयर में ही होती हैं चीजें। एयर जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट गैसेस कौन सी होती हैं? प्रोमिनेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है। इसके बाद नियोन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो सब चीजें भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट गैसेस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है, ये लिख लेना प्रोमिनेंट। 99 ये होती है 78%, 78.08 ये होती है 21%। तो अराउंड जो है 97 to 98% यही होती है। बाकी चीजें जो है हाइड्रोजन और बाकी सब चीजें भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट याद रखिएगा। ठीक है, ये टर्म्स लिख लीजिए।
फिर इसके बाद यहाँ पर आपको एबायोटिक में, एबायोटिक के अंदर आपको और नहीं पढ़नी चीजें, क्योंकि एबायोटिक इज जस्ट दिस, ठीक है। एबायोटिक में यही चीजें आती हैं, इनको डिटेल में कुछ नहीं है ऐसा इनको डिटेल में पढ़ना पड़े, वही चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है इकोटोन। एक टर्म है इकोटोन, पहले इकोटोन पढ़ते हैं फिर फूड चेन वगैरह पे आएंगे। ध्यान से सुनना, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम के बीच का जो जोन होता है उसे कहते हैं इकोटोन। जैसे मैंग्रोव सिस्टम एक फॉरेस्ट और रिवर के बीच का है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको, इकोटोन, ठीक है। देखिए जैसे एक रिवर फ्लो कर रही है, ये है रिवर और ये है ओशन, ठीक है। यहाँ पर ओशन है, मान लेते हैं बे ऑफ बंगाल है। तो रिवर और ये ओशन के बीच में यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं जिनका नाम है मैंग्रोव्स। तो एक इकोसिस्टम जो कि रिवर था, ठीक है, ये रिवर क्या है, फ्रेश वाटर है, और जो ओशन है ये क्या है, सॉल्टी वाटर है, ये सैलाइन है, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर और सैलाइन के बीच में जो आपको यहाँ पर मैंग्रोव्स मिल रहे हैं, इंडिया की ही बात कर रही हूँ मैं, ये इंडिया में ही आपको मैंग्रोव्स मिल रहे हैं जो वेस्ट बंगाल की साइड है, उसे हम कहेंगे इकोटोन। क्योंकि दो इकोसिस्टम है, एक फ्रेश वाटर है और एक सैलाइन वाटर है, दोनों के बीच का एक एरिया, ट्रांजिशन एरिया, जहां से एक जगह से दूसरी जगह में चले जाएंगे, उसे कहते हैं हम इकोटोन। इट इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स। डिफरेंट है इकोसिस्टम, एक रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, ये टेरेस्ट्रियल पे कर रही है, लैंड पे फ्लो कर रही है, और ये ओशन हो गया, दोनों के बीच में आ गए, ठीक है, उसे कहते हैं इकोटोन। उस टर्म को हम लोग इकोटोन कहते हैं, ठीक है। एक तरीके से जोन है दो इकोसिस्टम के बीच का। और ये इकोटोन का जो एरिया है ये नैरो भी हो सकता है, ये वाइड भी हो सकता है, छोटा सा एरिया भी हो सकता है, ज्यादा बड़ा एरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीशीज है, यहाँ पे जो एनिमल्स प्लांट्स हैं, ये एक दूसरे से डिफर हो सकते हैं, इसे कहते हैं हम इकोटोन। इंपॉर्टेंट टर्म है इकोटोन, जो कि दो एरिया के बीच में बाउंड्री का काम कर रहा है। ये एरिया और इस एरिया के बीच में बाउंड्री बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जैसे सॉल्ट और फ्रेश वाटर के बीच में कोई एस्चुरी बन गई, ठीक है। इंडिया और तिब्बत, इंडिया और तिब्बत के बीच में आपको क्या मिलता है, अगर मैं पूछूं इंडियन इकोसिस्टम एंड तिब्बतन इकोसिस्टम, इसके बीच में आपको क्या चीज मिल रही है, इसके बीच में आपको हिमालय मिल रहे हैं, तो वो हिमालय इकोटोन है इनके बीच में, तो ये इकोटोन कहलाएंगे, ठीक है। बाउंड्री नहीं है कोई इनके बीच में, ठीक है, कोई स्पेशल शार्प कोई बाउंड्री नजर में नहीं आती है, लेकिन बस हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें दिखती हैं, हमें फिजिकल फीचर्स दिखते हैं, हमें वहां पे हमें टेम्परेचर दिखता है, हमें कुछ सॉइल दिखती है, हमें अलग अलग चीजें दिखती हैं, उसे हम कहते हैं इकोटोन, ठीक है। इसे कहते हैं हम इकोटोन, लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एस्चुरीज, एस्चुरीज क्या होती हैं, हाँ बता देती हूँ मैं, ये एस्चुरीज, एस्चुरीज टर्म आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। देखिए एस्चुरी जो है ये एक एरिया होता है, वाटर बॉडी होती है, जहां पर रिवर और सी मीट करते हैं, ठीक है। जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है, ये फ्रेश वाटर है, यहाँ पर तो मैंग्रोव्स थे, ठीक है,
लेकिन और जगह की बात करूं मैं तो यहाँ पर फ्रेश वाटर रिवर का है और सी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब एज इफेक्ट पे आते हैं, अभी वेट करो, एस्टुरीज समझ लो पहले। एस्टुरीज जो है वो एक तरीके से ये एक कोस्टल वाटर बॉडी है जहां पर एक या एक से ज्यादा रिवर फ्लो कर रही होती है जो सी से कनेक्टेड होती है। एरिया, ऐसा एरिया जो कि फ्रेश वाटर यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे सी है उसके बीच में होती है। और इस एस्टुरी की सैलिनिटी ये 0 से 35 के बीच में हो सकती है, कम और ज्यादा के बीच में हो सकती है। ये वो एरिया है जिसको फ्रेश वाटर और सी दोनों से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, है ना, फ्रेश वाटर से भी आ रहे हैं और सी से भी आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है, एक सेमी टाइप एरिया है जहां पर सी से भी कनेक्शन है और रिवर से भी कनेक्शन है, उसे हम कहते हैं एस्ट्यूरी। ठीक है, एस्ट्यूरीज आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे, इनके बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं। यहाँ पर इंडिया में काफी सारे एस्ट्यूरीज मिलेंगे। इंडिया में ऐसे बने हुए 14 एस्ट्यूरीज हैं, मेजर एस्ट्यूरीज 14। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, दोनों साइड में आपको जो है एस्ट्यूरीज का अमाउंट इंडिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, एरिया जहां पर सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स होता है, क्योंकि रिवर्स जो है वो फ्रेश वाटर से होके आ रही है। ठीक है, डेल्टा से कंफ्यूज मत करना, डेल्टा इज बिल्कुल डिफरेंट, एस्ट्यूरी इज डिफरेंट, जहाँ पे सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ये एक कोस्टल एरिया टाइप है, डेल्टा अलग चीज है। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। और यहाँ पर सी की वजह से यहाँ पर वेव्स भी आती हैं, यहाँ पे टाइड्स भी आती हैं। ये सी की वजह से यहाँ पर टाइड्स और वेव्स यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर एस्ट्यूरीज जो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डेल्टा लैंड में और एस्ट्यूरीज वाटर में दोनों ही इस तरफ बनती हैं। जो एस्ट्यूरीज है ये यहाँ पर बिल्कुल भी फर्टिलिटी नहीं होती, क्योंकि पानी होता है पूरा, कोई यहाँ पे पत्थर नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होते हैं। जबकि जो हमने पढ़ा था डेल्टा, हम जो सुनते आ रहे हैं डेल्टा, ये फर्टाइल होते हैं। क्योंकि ये डेल्टा क्या होते हैं, जो रिवर के आने की वजह से अपने जो सेडिमेंट्स रिवर लाती है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी वजह से ये एग्रीकल्चर के लिए बेटर हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। जबकि एस्ट्यूरी में कोई सेडिमेंट्स नहीं होते, एरिया जहाँ पे ये चीज मिलती है उसे कहते हैं एस्ट्यूरी। तो उसमें कोई फर्टिलिटी नहीं होती, इसमें फर्टिलिटी होती है। इंडिया में डेल्टा भी मिलते हैं, इंडिया में एस्ट्यूरी भी मिलते हैं, दोनों चीजें इंडिया में मिलेंगी हमें। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, दो टर्म्स हैं, एस्ट्यूरी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे भाई, इस डेफिनेशन को अभी पढ़ा है जो, इकोटोन। ठीक है, इकोटोन जहां पर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, यहाँ पर आप पिक्चर में देखेंगे इस चीज को, और जूम कर रही हूँ मैं। देखिए इसमें क्या हुआ, एक इकोसिस्टम था जिसमें लैंड है, ट्रांजिशन हुआ यहाँ पर, इकोटोन मार्शी लैंड आया इस कुछ एरिया में, और फिर एक्वेटिक शुरू हो गया। तो इस इकोटोन में जब एक जगह पे लैंड है और एक जगह पे वाटर है, उसके बीच में कोई और मैंग्रोव्स है, मार्शी लैंड्स है, किसी भी तरीके का लैंड हो सकता है, उसे हम कहते हैं इकोटोन। ठीक है, इस टर्म को याद रखना, इकोटोन पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट टर्म आती है इसके अंदर, इसमें आपको बहुत सारी टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन जो बाउंड्री जहाँ पे है, जहाँ पे इकोटोन है, ये वाला एरिया इकोटोन है,
तो इस एरिया में पॉपुलेशन, नंबर ऑफ स्पीशीज, पॉपुलेशन डेंसिटी, उसमें चेंजेस आना। एज हो गया ना, एज का मतलब हो गया बिल्कुल एंड वाला पॉइंट जहां पे नेक्स्ट शुरू हो रहा है, एज। तो वो एज जो है वहां पर बाउंड्री पे मतलब इकोटोन पे पॉपुलेशन या कम्युनिटी में चेंजेस आना। ठीक है, जैसे वेटलैंड्स का कोई एरिया है, वहां पे बर्ड्स की प्रेजेंस होना, बर्ड्स दिख जाए वहां पर, क्योंकि माइग्रेट करती है ना बर्ड्स, कभी आ जाती हैं कभी नहीं होती हैं, तो उसे हम कहते हैं एज इफेक्ट, व्हेन देयर इज अ चेंज इन पॉपुलेशन साइज। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिखवा देती हूँ एज इफेक्ट की। When there is a change in population or structure of the at the boundary of इकोटोन, इकोटोन की जो बाउंड्री है वहीं पर ही इनका चेंज हो जाना। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं एज इफेक्ट, इस वर्ड को हम कहते हैं एज इफेक्ट। और ऐसा देखा गया कि इकोटोन में कई बार जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन होती है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा है, और मेजरली इकोटोन ये एज इफेक्ट कौन शो करती हैं, बर्ड्स। ठीक है, ये बर्ड्स जो है वो यहाँ पर एक जगह से दूसरे का माइग्रेट भी बहुत करती हैं, तो इसलिए बर्ड्स जो है सबसे ज्यादा इकोटोन एज इफेक्ट को शो करती हैं, क्योंकि एक एरिया के ये इकोसिस्टम 1 है, ये इकोसिस्टम 2 है, इसके बीच में जो एरिया है यहाँ पर पॉपुलेशन का चेंज आना, तो यहाँ पे पॉपुलेशन का चेंज जो है वो उसे एज इफेक्ट कहते हैं, और यहाँ पे बर्ड्स का आना काफी कॉमन सा होता है, क्योंकि थोड़ा सा लैंड टाइप एरिया हो सकता है या कोई फॉरेस्ट टाइप एरिया हो सकता है जो बाकी जगह से दूर है थोड़ा सा। ठीक है, तो इकोटोन काफी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ह्यूमन चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसलिए इसको एक टर्म है एज इफेक्ट, वो यूज की जाती है यहाँ पर, इसको याद रखिएगा। ठीक है भाई, ये एक टर्म थी, इसको याद रखना, इकोटोन और एज इफेक्ट। ऐसे ही एक टर्म आती है इकोलॉजिकल नीश। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं इकोलॉजिकल नीश के ऊपर। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। एक इकोसिस्टम में, ध्यान से सुनना पहले, कोई भी एक इकोसिस्टम है, कोई भी एरिया है, सबके अपने अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, सब अपना अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, चाहे वो कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, कोई फॉरेस्ट है, कोई स्पैरो है, कोई ग्रासलैंड है, सबका अपना अपना स्पेस है, तो उसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल नीश। हर एक स्पीशीज, हर एक पॉपुलेशन में हर एक स्पीश, सबका अपना अपना फंक्शन है। नीश का मतलब हो गया उसका अपना फंक्शन है, कोई दो स्पीसीज दो सेम चीजें परफॉर्म नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हर इकोलॉजिकल एरिया में हर एक का, हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक स्पीशीज का अपना फिजिकल स्पेस है ना, अपना फिजिकल स्पेस लेते हैं, चाहे बर्ड हो चाहे एनिमल्स हो, सबका अपना फिजिकल स्पेस है, सबका अपना रोल है, अपना फंक्शन है। तो फिजिकल स्पेस, रोल और फंक्शन, इन्हीं को हम कहते हैं इकोलॉजिकल नीश, जो उनका एक तरीके से उनका, आप कह सकते हो बेसिकली नीश एक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, फिजिकल हैबिटेट, और वो अपने उस एरिया में कैसे सरवाइव कर रहा है, उसे कहते हैं इकोलॉजिकल नीश। और अगर किसी भी दो स्पीशीज का सेम फंक्शन हो जाता है, सेम चीज हो जाती है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उनके बीच में डायरेक्ट कंपटीशन हो सकता है, जिसमें से फिर एक हट जाएगा, उसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहेंगे, और दूसरा
एक जो है वो डिफरेंट तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर लेगा। अडेप्ट वर्ड सुना होगा ना, अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट द वेज सराउंडिंग इज गिवन टू यू। आपको जैसी सराउंडिंग मिली आपने वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लिया, उसे कहते हैं अडेप्ट। तो दो स्पीशीज अपना अपना काम करती हैं और हर स्पीशीज अपने अपने तरीके से यहाँ पे काम करती है। अगर कोई दो स्पीशीज सेम हो गई, उनका नीश सेम हो गया, तो या तो एक को हटना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन है, या फिर एक को अपनी वेज, अपनी अडेप्टेशन के वेज चेंज करने पड़ेंगे। इसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल नीश, राइट। ये इंफॉर्मेशन याद रखना एक। और इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन बनते हैं कि आपको जो है टर्म की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग, हो सकता है आप में से कई लोग नीश और हैबिटेट वर्ड में कंफ्यूज हो रहे हो कि नीश और हैबिटेट क्या चीज होती है। दोनों डिफरेंट है, ठीक है। इसका ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, इसका कोई एक सिंगल नहीं है। नीश और हैबिटेट, हैबिटेट वर्ड भी सुना होगा। हैबिटेट बेसिकली देखो मैं आपको समझा दूं, हैबिटेट एक पर्सन का एड्रेस है, ये कहाँ रहता है, ये कौन से हैबिटेट में रहता है। जैसे मैं टाइगर की बात करूं, तो टाइगर का हैबिटेट आपको पता है कि वो फॉरेस्ट होगा, तो ये इसका हैबिटेट हो गया। अब टाइगर करता क्या है, इसका रोल क्या है हमारे इकोसिस्टम में, हमारी फूड चेन में, वो उसका नीश हो जाएगा। किसका रोल क्या है, मतलब हैबिटेट एक चीज का एड्रेस हो गया और नीश उसका प्रोफेशन हो गया। दोनों डिफरेंट हो गए ना, एड्रेस और प्रोफेशन। उसे यही डिफरेंस है नीश और हैबिटेट के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे देती हूँ मैं यहाँ पर, इसको आप लिख लीजिएगा डिफरेंस समझने के लिए। ये लिख लीजिएगा, नीश इज अ लिविंग, वो कैसे रहता है उसके अंदर, और हैबिटेट अ प्लेस वेयर इट रिसाइड्स। जैसे एक स्पैरो है, उसके हैबिटेट्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। वो ग्रासेस पे रह सकती है, वो जो है किसी भी फॉरेस्ट पे रह सकती है, ठीक है। लेकिन स्पैरो का नीश अगर मैं पूछती हूँ, एग्जाम्पल लिख लो, स्पैरो का नीश अगर पूछा जाता है तो वो क्या है, स्पैरो का काम तो अलग है ना। काम क्या करती है वो यहाँ पर ईटिंग इंसेक्ट्स, मेकिंग नेस्ट, ठीक है, ईटिंग ग्रेन्स, ईटिंग सीड्स, ये सारे काम करती है, ठीक है। सो नीश का मेन फोकस होता है उसका फंक्शनल रोल क्या है, किसी भी स्पीशीज का फंक्शन क्या है। बिकॉज आपको जीने के लिए सिर्फ जगह नहीं चाहिए, आपको काम भी करना है जीने के लिए। तो यहाँ पर उसमें वो काम क्या है वो नीश में हो गया। जैसे स्पैरो का एग्जाम्पल देख लो, टाइगर का भी सेम एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ईटिंग एनिमल्स, डेवलपिंग फूड चेन, वो उसका काम है। लेकिन हैबिटेट उसका फॉरेस्ट है, क्योंकि फॉरेस्ट के अलावा तो हम टाइगर को कहीं एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। इसे कहते हैं हम इकोलॉजिकल नीश, ठीक है, ताकि एक स्पीशीज के हम फंक्शन के बारे में हम एक्सप्लेन कर सके कि ये होता क्या है। और जो इकोलॉजिकल नीश है, ये सारे लोग यहाँ पर एक साथ ही आकर के रहते हैं। बहुत सारी स्पीशीज ओवरलैप भी करती हैं। बर्ड्स इसके अंदर होती हैं, फिशेस हो सकती हैं, मैमल्स हो सकते हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सब नाम तो आपको पता होंगे ना। ये सारे यहाँ पर एक साथ रह सकते हैं, सारे के सारे, और सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है, डिफरेंट डिफरेंट नीच हो सकता है, ठीक है। इनको लिख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन बायोम एंड हैबिटेट। अच्छा, बायोम एक बहुत बड़ी टर्म होती है। बायोम
का मतलब होता है कि मल्टीपल हैबिटेट्स एक साथ में है वहां पर। बायोम जो आप पूछ रहे हो, ये एक बहुत ही वाइडर टर्म है जिसके अंदर एक मल्टीपल, एक ऐसा ज्योग्राफिक एरिया, इस ज्योग्राफिक एरिया में मल्टीपल हैबिटेट्स रह सकते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं बायोम। बायोम एक बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर काफी सारे जो है वो रह सकते हैं, जैसे कि कोई भी हैबिटेट हो गया, कोई भी हैबिटेट जैसे कि एक स्पाइडर्स हो गए, मंकीज हो गए, ठीक है, ये सारे एक साथ हो गए, उसे बायोम कहते हैं। मल्टीपल हैबिटेट्स का एक साथ होना उसे कहते हैं बायोम। Whereas habitat is a single term जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता है, नेचुरल तरीके से उसको वहां पे सारी चीजें मिलती हैं, उसे कहते हैं हैबिटेट। ओके, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बायोम की डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है मैंने। एक लार्ज रीजनल यूनिट जिसमें बहुत सारे वेजिटेशन के जो टाइप्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, सवाना डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये सारे ही टाइप के आपको मिलेंगे। सारे वेजिटेशन के जो टाइप्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। वहां से एसोसिएटेड जो भी फ्लोरा और फौना होगी, फौना मतलब एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स और जितने भी होंगे वो सब आपको मिलेंगे उस एरिया के अंदर, उसे हम कहते हैं बायोम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, यूज की जाती हैं। ठीक है, हैबिटेट, नीश, फूड नीश, रिप्रोडक्टिव, फिजिकल, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी तक पढ़ा उसमें से इकोटोन वर्ड के ऊपर, एज इफेक्ट वर्ड के ऊपर, ये क्या होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, इनके वर्ड्स के मीनिंग के ऊपर या एग्जाम्पल देके पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, या ये पूछ सकते हैं टर्म इकोसिस्टम किसने सबसे पहली बार कॉइन किया था, इकोसिस्टम वर्ड जो है पहली बार किसने यूज किया था, ये। और ऐसे ही इकोलॉजी टर्म भी लिख लीजिए, इकोसिस्टम लिखा ना टैंक्सले, ऐसे ही इकोलॉजी भी लिखिए। इकोलॉजी को पहली बार किसने स्टार्ट किया था, वर्ड को लिखो, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, ये दो चीजें पूछ सकते हैं, किसने इस टर्म को कॉइन किया। टर्म्स की कॉइनिंग के ऊपर, इसके ऊपर, इसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको जरूर पढ़ना कि किस टर्म को किसने कॉइन किया है, ये काफी ज्यादा पूछ लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इन सब टर्म्स को लिख लेना, बाकी इसके अंदर अब जो है हमें फूड वेब वगैरह वो टॉपिक्स करने हैं। बायोस्फीयर क्या होता है मैम, जैसे बायोम होता है? हाँ, बायोस्फेयर एक ऐसा बड़ा टर्म है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर। एक्चुअली में पूरे अर्थ पे आपके एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये सारी चीजें यहाँ पर बनती हैं। ठीक है, स्फेयर्स ऑफ द अर्थ हम उनको कह सकते हैं, स्फेयर्स ऑफ द अर्थ, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि बायोस्फेयर क्या हो, एटमॉस्फेयर क्या हो गया, एयर, जहाँ पे एयर एग्जिस्ट करती है, दैट इज एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जहाँ पे वाटर, वाटर एग्जिस्ट करता है। बायोस्फेयर जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं। ऑल इकोसिस्टम्स। Yes, all ecosystems live together, all biomes live together, सब लोग एक साथ यहाँ पे रहते हैं। बायोम्स जो है वो स्मॉल टर्म है और बायोस्फेयर एक बिगर टर्म है। ठीक है, यस मैम।
बायोस्फेयर और इकोस्फीयर में वो रॉक्स वॉक्स भी आती है ना, वो मेटामॉर्फिक। हाँ, और फिर आता है लिथोस्फेयर। ठीक है, मतलब बायोस्फेयर आप कह लो कि अर्थ के ऊपर सारी चीजें हो गई, और बायोस्फेयर एक बिगर टर्म है। ठीक है, दोनों अलग है। बायोस्फेयर के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम आते हैं। जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं पूजा, हाँ जी यस, बायोस्फेयर इकोसिस्टम से बड़ा होता है, क्योंकि बायोस्फेयर में बहुत सारे इकोसिस्टम्स आते हैं। इकोसिस्टम जो है वो एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो सकता है, एक सेलाइन वाटर इकोसिस्टम हो सकता है, लेकिन बायोस्फेयर में तो फ्रेश, सेलाइन, डेजर्ट, ग्रासलैंड सभी आता है। बेसिकली बायोस्फेयर यू कैन से इट एज total of all, like it consists of many ecosystems. इसके अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम तो एक सिंगल हो गया कि फ्रेश वाटर है, एक है सेलाइन वाटर है, ग्रास लैंड है, ये एक इकोसिस्टम है। लेकिन इसके अंदर जहाँ पे लाइफ है, जहाँ पे लोग रहते हैं, सब कंबाइंड, लोग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज, सारी काइंड ऑफ स्पीशीज रहती हैं, उसे हम यहाँ पे कहते हैं बायोस्फीयर। यस सुरेंद्र, एग्जैक्टली। हाँ जी बोलिए। मतलब वेयर लाइफ एग्जिस्ट। या वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पे लाइफ है, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वेयर लाइफ इज पॉसिबल, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जोन्स नहीं होते, लेयर्स होते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, ये तो मैंने बताया भी था आपको पहली की क्लास में। ये सब तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, लाइक फ्रॉम फोर्थ फिफ्थ क्लास से ये चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तो आप एक बार खुद से भी देखिएगा, इसके नोट्स मैंने भेजे हैं, उसको एक बार खुद से रीड कीजिएगा, नहीं होते तो मैं आपको क्लास में करवा दूंगी। ठीक है, एक बार खुद में देख लीजिएगा। ज्योग्राफी में वैसे हमने पढ़ा था इस चीज को, एक बार देखिएगा इसको, नहीं हो पाए तो क्लास में करवा दूंगी मैं। पर ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक क्लियर हुआ एनवायरनमेंट सबको? यहाँ तक एनवायरनमेंट क्लियर हुआ सबको? यस मैम। मैम इकोसिस्टम से पहले आती है ना कम्युनिटी। हाँ, कम्युनिटी, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, ये सब टर्म्स मत पढ़ो, ये सब टाइम वेस्ट मत करो अपना। ये छोटी छोटी टर्म्स पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। ठीक है, ये सब तो वो है उन बच्चों के लिए जो पहली बार ये चीज पढ़ रहे हैं और जिनको कुछ भी नहीं आता, ये उनके लिए है। आप लोगों ने तो पहली चीजें पढ़ रखी है ना, मतलब थोड़ा ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह पढ़ रखी है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार बिल्कुल सब कुछ पढ़ रहे हो। तो ये आपको पढ़ने की नीड नहीं है, ये चीजें इन पे टाइम वेस्ट मत करना। एग्जाम में क्वेश्चन के ऊपर नहीं बनता, इनसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे वही पूछे जाते हैं टर्म्स के ऊपर। तो अपना टाइम इस पे मत वेस्ट करो, बिकॉज अभी पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इन छोटी छोटी चीजों पे टाइम वेस्ट मत करना, बहुत सारी चीजें हैं और उन पे आते भी हैं क्वेश्चन। ओके मैम। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ये पूरी पीडीएफ एक साथ ही सेंड कर देती हूँ। यहाँ पे बर्फ पड़ रही है, लाइट भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको पूरी पूरी पीडीएफ एक साथ भेज देती हूँ। ठीक है, इसमें पूरे आपको इकोलॉजी के, एनवायरनमेंट के सारे एक साथ नोट्स मिल जाएंगे। ये मैं आपको क्लास के बाद पूरी पीडीएफ एक साथ भेज देती हूँ। हाँ, ताकि आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। एक साथ ही पूरी पीडीएफ भेज रही हूँ, नोट्स एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर उसमें क्लास में उसको हम समझ लेंगे। चलिए ओवर करते हैं क्लास।